साथ चाइनीज़ का ताल्लुक बड़ा मजबूत है या चाइना का ताल्लुक बड़ा मजबूत है। तो उससे पहले अपना जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से वहाँ पर जो वो लोग जो चोटी सर करने के लिए आए हुए थे, पहाड़ों जो माउंटेनियरिंग के लिए आए हुए थे, तो उनके लिए अपना वहाँ पे उन्होंने उनका नाटका बंद किया। वहाँ उन पे अटैक हुआ, उसमें चाइनीज़ भी मर गए, बाकी भी मुल्कों के कुछ बाशिंदे थे वो भी मर गए। तो हमें जब मैं चाइना चंद दिन के बाद मैंने चाइना जाना था और मुझे हर जगह पे जाके वहाँ पे माजरत करनी पड़ी। आज अपना आपने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर ये डायलॉग का सिलसिला चला। मैं उसकी बैकग्राउंड में मैं नहीं जाता, लेकिन कमेटी हमने बना दी। जब कमेटी का ऐलान उन दूसरी तरफ से भी हुआ तो हमें बड़ी खुशी हुई कि अच्छा रिस्पांस आया है और अब उम्मीद पैदा होनी शुरू होगी कि अब ये कमेटीज अब मिलेंगी, बातचीत आगे बढ़ेगी और अमन कायम करने की अब हम कोशिश करेंगे। कमेटीज मिली और फिर आपस में बातचीत हुई। मैंने उस कमेटी से मुलाकात की, अपनी कमेटी से मुलाकात की, एक दफ़ा नहीं कई मरतबा, और कमेटी भी खुश थी। और हमने कहा कि अब इन मामलात के ऊपर प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो मैंने पाकिस्तान के अंदर फौजी सरबराह है हमारे, उनसे भी बात की, ISI से भी बात की। सबको मैंने बताया कि कमेटी ने मुझे ये बताया है, और चीफ आर्मी स्टाफ के साथ इस मामले में बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। तो हम समझ रहे थे कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है और इसके लिए हमारी तरफ से भी मस्बत जवाब जाना चाहिए। तो अभी ये बात करके हम ये तुर्की के दौरे पे निकले। तो वहाँ कराची में हमला हो गया जिसको उन्होंने कबूल किया। उसके बाद फिर पेशावर में जो वाक़या हुआ उसको भी उन्होंने कबूल किया। शुरू में जब कुछ वाक़यात हुए थे तो उन्होंने ये कहा कि हम इसके ज़िम्मेदार नहीं है, हमने नहीं किया। मसलन पेशावर में सिनेमा के अंदर जो है वो बम चला, लोग वहाँ पे जो है वो हलाक हुए। तो उन्होंने कहा नहीं कि ये हमने नहीं किया, बल्कि उन्होंने साथ कमेटी को ये कहा। कमेटी ने पूछा कि आप जो है ना वो अगर आपने नहीं किया तो फिर जो लोग करते हैं अगर उनका ताल्लुक आप लोगों के साथ है तो क्या आपने उनसे कोई बात की, पूछा क्या उनसे कोई अपना आपने उनका हिसाब लिया है? उन्होंने कहा जी कि हमने उनसे बात की है और हम समझते हैं कि वो ये दुरुस्त काम नहीं कर रहे, और हमने कुछ माजी के वाक़यात का भी उनसे हिसाब किताब लिया है, लेकिन हमें अगर आइंदा कोई ऐसी हरकत होगी तो हम ज़रूर पूछेंगे। और जो कि एक मुस्बत मैं समझता हूँ बात थी। अब उनसे पूछने के बजाय उन्होंने अब खुद ही कहा जी कि हमने ये उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की उन्होंने। तो ये यकीनन अफसोसनाक है और परेशान कुन है कि जब एक तरफ ये कहा गया कि जी हम अगर कुछ दूसरे ऐसे लोग जो इन कामों में मुलव्वस हैं अगर वो ये काम करते हैं तो फिर हम उसका नोटिस लेंगे। तो नोटिस लेना तो दरकिनार, उन्होंने खुद इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। तो मैंने कल इरफान सिद्दीकी साहब से बात की थी यहाँ से इस्तांबुल से। मैंने कहा कि ये सिलसिला जो है ये तो बहुत अफसोसनाक है। उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि हाँ ये बात तो बहुत अफसोसनाक है, और उन्होंने कहा कि हम उस कमेटी से बात करेंगे ताकि फिर हमें सही पता लगे कि सूरत हाल क्या है। तो क्योंकि एक तरफ तो हम अपना बड़े एक पुरखुलूस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और कोई बदनीति नहीं थी हमारे अंदर। हम बड़ी एक साफ नीयत के साथ, नेक नीयती के साथ ये जो डायलॉग का प्रोसेस हमने शुरू किया और उसको इसको आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन अब इन वाक़यात से यकीनन धचका लगा है इस सारे प्रोसेस को।
امیر صاحب آپ نے ان کے مطالبات سے کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے، عمران خان نے بھی یہ کہا، طالبان نے بھی یہ کہا، اور پھر آپ نے کوشش کی اور ڈرون حملے اب تقریباً بند بھی ہیں، اللہ کرے بند رہیں. پھر ان کے تھا کہ ہمارے خلاف کارروائیاں نہ ہوں، وہ نہیں ہوئی. کمیٹی آپ نے ایسی بنائی جو قابل قبول ہے. اپنی طرف سے آپ تمام وعدے پورے کر رہے ہیں، اور ہماری شریعت اور ہمارا قرآن، ہمارا مذہب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ جو بات کرو وہ پوری کرو، اور کمزور پہ یا بے گناہ پہ یا ناحق کسی کو مت مارو. لیکن یہ جو طالبان ہیں یہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. جی بالکل، قرآن پاک میں یہ ہے. یہاں معصوم لوگوں کو دن دہاڑے مارا جاتا ہے، اور جن کا دور دور سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا کسی ایسے واقعہ سے، ان کو بھی مار دیا جاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو قرآن پاک میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. تو دین ہمارا تو یہ کہتا ہے، دین مذہب ہمارا یہ سکھلاتا ہے. تو جو دونوں کمیٹیاں ہیں، ایک حکومت کی اور ایک جو طالبان کی طرف سے، آپ ان سے کہیں گے کہ وہ جو قرآن کی آیت کا ابھی آپ نے حوالہ دیا وہ طالبان تک بھی پہنچائیں، کیونکہ طالبان دونوں کمیٹیوں کو قبول تو کرتے ہیں. کمیٹی سے میں فوری طور پہ ملاقات کروں گا، اور کمیٹی سے جو میری باتیں ہوئی ہیں، ابھی چیئرمین جو کمیٹی کے ہیں اپنا عرفان صدیقی صاحب، ان سے میں یقیناً اب جا کے تو کل ان کی غالباً میٹنگ ہو چکی ہوگی دوسری کمیٹی کے ساتھ، تو میں اس کے بارے میں جا کے پتہ کروں گا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں، اور وہ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا اس کمیٹی نے آگے پھر وہاں نارتھ وزیرستان میں شورا کے ان ممبران سے بات کی ہے جس سے ان کی ابھی چند دن پہلے میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہاں ہم صلح چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ سٹیپس لیے جائیں. تو ان سٹیپس کو لینے کے بارے میں ہم غور و خوض کر ہی رہے تھے. اوپر سے یہ بات ہو گئی کہ واقعات ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے. اب کیا سٹیپ لیے جائیں؟ اور اب سب ہمارے کمیٹی کے لوگ بھی اور ہمارے بھی اندر جو لوگ ہیں جن سے مشاورت ہوتی ہے، وہ اب وہ بھی ان کی رائے بھی اسی طرح کی رائے ہے جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب، ایک تاثر یہ ہے کہ ظاہر آپ نے بار بار کہا ہے کہ حکومت اور فوج ایک ہی پیج پر ہیں، لیکن تاثر یہ ہے، اور آج بھی پاکستان کے میڈیا میں بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں جس میں یہ ہے کہ شاید جو سیکیورٹی کے اداروں کے کچھ عناصر ہیں وہ اس معاملے میں حکومت کے ساتھ نہیں ہے، حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہے. مثلا مثال دی گئی ہے کہ مسنگ پرسن کے معاملے میں حکومت کی بات نہیں مانی. پرویز مشرف ایک فوجی ہسپتال میں بنا لیے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، قانون کی عملداری نہیں ہو رہی. اور پھر اس کے علاوہ طالبان کی یہ شکایت ہے کہ ان کے لوگ پشاور، سوابی اور کراچی میں مارے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے نہیں جا رہا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں، طالبان کے اگر ان کو شکایت ہے کہ ان کے کچھ لوگ مارے گئے ہیں تو وہ کمیٹی کے ساتھ یہ بات کر سکتے تھے، اور کمیٹی کے ممبران کو کہتے کہ دیکھیں یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ان کے لیے بھی یعنی کہ پریشان کن ہے، یہ بات کنوے کرتے. ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو یہ کیا میسج جا رہا ہے پوری قوم کو اور پھر حکومتی کمیٹی کو اور خود حکومت کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر یقیناً ہر بندہ پھر ایک علیحدہ اپنی رائے قائم کرتا ہے. یہ تو سب آپ اپنا اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ مضطرب آپ بھی ہیں، مضطرب میں بھی ہوں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہاں یہ معاملات صحیح ڈگر پہ آگے بڑھے تو وہ بھی مضطرب ہیں. تو یہ اس مضطرب ہونے کو میرے خیال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. رائے ہوتی ہے، رائے لی جاتی ہے، رائے دی جاتی ہے، مشاورت ہوتی ہے. تو مشاورت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی مختلف رائے دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہے یا ایک پیج پہ آنا نہیں چاہتا. تو اب مشرف کا جہاں تک معاملہ ہے
मुशर्रफ देखें, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे ये बात कह चुका हूँ कि मेरी मुशर्रफ के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, और थी जब वो वक्त था, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए उन मामलात को भुलाना पड़ता है। जो मुश्किलें मैंने काटी, मेरे ख़ानदान ने काटी, मेरी पार्टी ने काटी, मेरा ख्याल है उस सारे मामले को मेरा ख्याल है कि अब एक तरफ रख के हमें पाकिस्तान की अज़मत और सरबुलंदी के लिए मैं आगे बढ़ना है, और वो अज़मत और सरबुलंदी जो है वो उस वक्त तक अचीव नहीं हो सकती जब तक कि हम अपना इन मामलात को एक तरफ नहीं करेंगे। तो लिहाजा मैंने मुशर्रफ वाला मामला अपनी ज़ात से बिल्कुल अलहदा कर दिया है। लेकिन अब कोर्ट, चूँकि कोर्ट इस वक्त मौजूद है, कोर्ट वो केस सुन रही है, कोर्ट का फैसला यकीनन जो है वो एक आईनी और कानूनी हैसियत रखता है, और उसको हर कीमत पे कोर्ट के फैसले की तामील होनी चाहिए। और वैसे भी देखें, बात यह है कि कानून तो फिर पाकिस्तान के अंदर उसका एहतराम तो सब पे लाजिम है या नहीं है, आइन है उसका एहतराम सब पे लाजिम है या नहीं है, और फिर या तो आइन को ख़त्म कर दिया जाए, कानून को ख़त्म कर दिया जाए, फिर जो जिसका दिल चाहता है वो करे। लेकिन जब तक ये आइन और कानून है, मेरा ख्याल है कि इसके सामने सबको जो है वो अपना सर नगूं करना पड़ेगा। लेकिन और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर आपको मैं अभी आपने कुरान की बात की, तुमसे पहले लोगों को इसलिए हलाक कर दिया गया कि वहाँ उन मुआशरों में, यानी तुमसे जो पहले मुआशरे थे, इसलिए उनको हलाक किया गया कि उन मुआशरों में ताकतवर के लिए कानून और था और कमज़ोर के लिए कानून और था। क्या वही सिचुएशन आप पाकिस्तान में पैदा करना चाहते हैं? अल्लाह ना करे कि कभी भी इस मुल्क के अंदर ऐसी सिचुएशन पैदा हो, फिर तो सवाए नारकी के और कुछ नहीं होगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत वक्त का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इंश्योर करे, इस बात को यकीनी बनाए कि कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है कानून के आगे, और कानून है और उसके सामने सबको पेश होना है। अच्छा, हमसे ये बताइएगा कि अभी जो आपने बात की है सारी, जो इस वक्त सूरत हाल है तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से, आपका दिल क्या कहता है? अभी भी मुज़ाकरात जो हैं वो उसका कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा? आप समझते हैं अमन हो जाएगा बगैर लड़ाई के? देखिए, हमारी तो भरपूर कोशिश है, और हम समझते हैं कि अगर कोई एक भी जान ज़ाय किए बगैर अगर हम अपने इस मकसद को हासिल कर लेते हैं, तो इससे बेहतर बात कोई नहीं होगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये डायलॉग प्रोसेस जो है ये कामयाब हो। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे एक भी और मासूम जान ज़ाय ना हो इस मुल्क के अंदर। और आप देख रहे हैं बच्चे, औरतें जो है वो जानों से हाथ जब धो बैठते हैं, और छोटे छोटे बच्चे जब आप देख रहे हैं टीवी पे ऐसे मंजर नज़र आते हैं, तो दिल हिलता है या नहीं हिलता? तो मेरा ख्याल है कि अगर इस चीज़ को अवॉइड किया जा सके तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती। अल्लाह ताला का भी ये फरमान है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी ताकत के इस्तेमाल के बगैर ये मकासद हासिल कर सकें। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान को दरपेश है, उस पर क्या बातचीत हुई है? इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या बातचीत हुई है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। में एक बहुत काबिल एहतराम शख्सियत भी आई हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही आपकी तरफ इशारा करके कि आपके जो वज़ीर आज़म हैं ये बहुत अकेले हैं, और कहने का उनका मतलब ये था कि वो जो कुछ सोच रहे हैं, जो इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं, उसमें उनको पार्लियामेंट के अंदर से, पार्लियामेंट के बाहर से, सियासी जमातों से, बल्कि अपनी भी जमात से उतनी शायद सपोर्ट नहीं मिल रही जितनी उनको मिलनी चाहिए। और आखिर में उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता ये हुकूमत कामयाब नहीं होती तो फिर पाकिस्तान को कोई भी सिविल या मिलिट्री लीडर इन बहरानों से निजात नहीं दिलवा सकेगा। देखिए, जो एजेंडा इस वक्त हमारा है
मैं समझता हूँ कि पूरी कौम का भी यही एजेंडा है और ये एजेंडा है अमन का, मुल्क के अंदर, हमारी सरहदों से बाहर अपने हमसायों के साथ अमन का एजेंडा है, अफगानिस्तान के साथ अमन का एजेंडा है, हिंदुस्तान के साथ अमन का एजेंडा है। ये एजेंडा है तरक्की का, पाकिस्तान को अंधेरों से निकालने का, लोड शेडिंग के खात्मे का और तरक्की का, बेरोजगारी के खात्मे का एजेंडा है। और मैं समझता हूँ कि हम यही नीयत लेकर आए हैं और अपने इमेज को ठीक करने का एजेंडा, यानी कि दुनिया में अपने इमेज को ठीक करने का एजेंडा जो है वो हमारा एजेंडा है। और इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी भी मेरा ख्याल है कि यही एजेंडा रखता है। अब ये कि मैं तो समझता हूँ कि अभी आप बात कर रहे थे ना कि फौज को, हुकूमत को, फौज हुकूमत का हिस्सा ही है और सिक्योरिटी इदारों को एक पेज पे होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को एक पेज पे होना चाहिए। आज हमारे लिए कोई दूसरा पेज नहीं होना चाहिए, चाहे वो कौम है, सिविल सोसाइटी है, आपका मीडिया है, हुकूमत है, ऑपोजिशन है। आज एक पेज पे होना चाहिए क्योंकि एक ये वक्त इम्तिहान है इस कौम के लिए और ये बहरानों से गुजर रही है कौम और इम्तिहानों से गुजर रही है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है मां सिवाय कि हम सब एक पेज पे हों। और खास तौर पे इन इश्यूज पे तो एक पेज पे होना अज हद जरूरी है। और जब आप कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी इदारे और हुकूमत एक ही पेज पे, तो हम परसों जो मीटिंग थी वो सारे एक ही पेज पे आ गए थे, सब बैठे हुए थे वहां पे। अफगानिस्तान के भी सिक्योरिटी इदारे बैठे हुए थे, अफगानिस्तान के भी अपना इंटेलिजेंस इदारे बैठे हुए थे, पाकिस्तान के भी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए थे और तुर्की के भी बैठे हुए थे। खुलकर बात हुई। अच्छा, ये बड़ी आपने अहम बात बताई है। इस पे तो उसका मतलब है उस दिन तमाम एक पेज पे आ गए, सब खुलकर बात कर रहे थे। अफगानिस्तान ने अगर कोई गिले शिकवे किए, गिले शिकवे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई भी उन्होंने जो ऐसी कोई बात की जो हम समझते हैं कि बंद कमरे में ही होनी चाहिए थी, तो बंद कमरे में ही हुई है। हमारे लोगों ने उसका जवाब दिया, उन्होंने, अगर हमें थी तो उन्होंने जवाब दिया। किस तरह से इस सारे मामलात को आगे बढ़ाना है, खुल के बातें हुई हैं और कई घंटे बातें हुई हैं। मैं समझता हूँ कि ये सेशन बहुत ज़रूरी था और बिल आखिर सब ने तय किया है कि मिल बैठना जो है, मिल बैठना और बार बार मिल बैठना, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गलत फहमियाँ, इरिटेंट्स, ऑब्स्टिकल्स को दूर करें। लिहाजा इसके लिए बार बार मिल बैठना बहुत ज़रूरी है। रही बात हिंदुस्तान की, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के साथ हमारा ताल्लुकात का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अब वो लड़ाइयों के वक्त नहीं रहे, जंगों के टाइम नहीं अब, और ना ही इस तरह की जंग जो आज से 30-40 साल पहले जंगें हो चुकी, मेरा ख्याल उनको आखिरी जंगें समझना चाहिए हम। तो मेरी बड़ी कोशिश है कि हिंदुस्तान के साथ मामला को ठीक किया जाए और इस पर भी हमारी बात होती रहती है। अभी एज अ फर्स्ट स्टेप जो हमारे DGMOs वगैरह मिले हैं और उन्होंने आपस में बात की है, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त अमन कायम हो चुका है। हमें अब इससे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के तो अपने मामलात को ठीक करना है। तो मेरी ये ख्याल है कि प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो सकती है। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी हो सकती है, हिंदुस्तान में इलेक्शंस आ रहे हैं और अगले चंद हफ्तों के बाद वहाँ पे इंतखाबात हैं। तो इंतखाबात में कुछ वो भी ज़रा थोड़ा सा आजकल इंतखाबात की वजह से मेरा ख्याल है कि अपने उन मामलों में बिजी। हम भी समझते हैं कि इंतखाबात के बाद ज़्यादा बेहतर वक्त आएगा जहाँ हम खुल के एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं।
प्रमिसेस अभी आपने जो इंडिया का जिक्र किया उसमें इंडिया के वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान आना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा मनसूख किया क्योंकि उनके ख्याल में पाकिस्तान ने कुछ उनसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे तिजारत के मामले में। तो हम उनके यहाँ तो इंतखाबात हैं, लेकिन हमने कोई उनसे जो बात की थी क्या हम उस पर भी पूरा नहीं उतरे? कैसे वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी का भी खतरा पैदा हुआ? देखें जी, परसों तक तो वो आ रहे थे और अब आपसे मैं सुन रहा हूँ कि वो नहीं आ रहे। आपने अखबार में पढ़ा है? जी मैंने अखबार, लेकिन मुझे कोई फॉरेन ऑफिस की तरफ से अभी तक बाकायदा इसकी इतला नहीं आई। किस वजह पे उन्होंने मनसूख किया है या नहीं किया अभी मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन परसों तक तो वो आ रहे थे। तो वज़ीर आज़म साहब आपने बड़ी एक अहम बात की है, बल्कि दो बातें। एक तो DGMOs की जो मीटिंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई है वो एक आइस ब्रेकिंग थी, बहुत सालों बाद हुई। दूसरा आपने जिक्र किया कि आप भी, अफगानिस्तान के सदर भी, तुर्की के सदर भी और आपके हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा और तुर्की के भी सिक्योरिटी के इदारे और हमारे इंटेलिजेंस चीफ, अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ, ये सब एक ही जगह बैठ के इन्होंने बात की है। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और पाकिस्तान के मसाइल जो हैं अफगानिस्तान और इंडिया के साथ वो 67 साल से हैं, और अगर ये इतना हम करीब आ रहे हैं इस लेवल तक, तो इसका मतलब है कुछ प्रोग्रेस तो हो रही है। तो मायूसी के इस अंधेरे में ये क्या इसे एक उम्मीद की किरण समझा जाए कि इससे मामलात आगे बढ़ेंगे और वाकई हम माजी भूल के एक दूसरे को कुछ थोड़ा रिलीफ भी देंगे तमाम ये तीनों ममालिक? यहाँ पे जज्बात जो थे वो बड़े दोस्ताना जज्बात थे, हमदर्दाना जज्बात थे। सिक्योरिटी के इदारों के दरमियान भी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। माहौल बड़ा अच्छा था और बातचीत अच्छे पैराए में हुई। अगर छोटे मोटे कोई शिकायतें भी हुई वो भी अच्छे माहौल में हुई, और उसके बाद अच्छे माहौल के बाद ये तय कर लिया गया कि मुलाकात और फ्रीक्वेंट मुलाकात जो है इसका आंसर है इन मसाइल का, जिसपे सब फरीक राजी। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, मैं इसको अच्छी डेवलपमेंट के तौर पर देखता हूँ, जहाँ सदर भी हों, वज़ीर आज़म भी हों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हों, इंटेलिजेंस चीफ्स भी हों और दीगर फॉरेन ऑफिस के भी वज़ीर ख़ारजा भी हों, दीगर अफसर भी हों और सब एक ही टेबल पे मिल के बैठ के बात कर रहे हों। मेरा ख्याल है कि बहुत मेरे नुक्ता नज़र बहुत अच्छा है। तो इससे फासले कम होंगे, अंडरस्टैंडिंग्स बेहतर होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, मिसपरसेप्शंस दूर होंगी, और फिर जो अखबारों में बयान आते हैं एक दूसरे के खिलाफ वो बंद हो जाएंगे और फ़ोन उठाएंगे, हाँ भी मैंने ये सुना है, बताइए आप क्या कहते हैं। इससे बेहतर तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो मैं ही समझता हूँ कि ये अच्छी पेशरफ्त है। आपने कहा कि जंग का वक्त ख़त्म हो गया, माजी का हिस्सा हो गया। अब ज़ाहिर है तरक्की की तरफ पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक जा रहे हैं, इस्लामी ममालिक भी जा रहे हैं। आप तुर्की में ये आपने खुद देखा इतनी तरक्की हो रही है। तो ये जो अब ज़ुबान है वो हथियार की नहीं चलेगी, बल्कि दलील, अकल और इक्तिसादी तरक्की की चलेगी। इस पे हमारे अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी बनाने वाले लोग या इदारे हैं उनको कौन समझाएगा, आप या पूरी कौम? पॉलिसी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाती है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनपुट इदारों से भी लेती है, लेनी भी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मुझे अभी तक तो ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आया पाकिस्तान में कि जहाँ कोई इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, और अगर नहीं आया तो तवक्को करनी चाहिए कि आइंदा भी नहीं आएगा। तो वज़ीर आज़म ये बताइएगा कि जो तुर्की आप गए यहाँ पे, तो तुर्की के मसाइल भी कुछ हमारे से मिलते जुलते थे, लेकिन वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप से भी उन्होंने जान छुड़वाई और एक तरक्की के रास्ते पे चल पड़ी है वो पूरी कौम। लेकिन उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ की जो सियासी जमात है जिसने इस मिलिट्री की डोमिनेशन को ख़त्म किया, उन्होंने गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने बहुत अच्छी गवर्नेंस दी है। क्या पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, आपकी हुकूमत के लिए इसमें कोई सबक है, और क्या हम इसकी उम्मीद रखें कि पाकिस्तान में भी अच्छी गवर्नेंस और एक तरक्की के शाहराह पे हम चलेंगे? अच्छी गवर्नेंस पाकिस्तान में उसके कई अदवार आए हैं। मैं 1990 में जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई थी तो मैं उसको अच्छी गवर्नेंस समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 1990 में भी और 1997 में भी।
اور ہماری پالیسیز میرٹ بیسڈ پالیسیز ہوتی تھی. کوئی اللہ کے فضل و کرم سے کرپشن کا داغ نہیں تھا, اور نہ آج تک ہے کوئی ہمارے اوپر. کوئی کرپٹ پریکٹسز نہیں تھی, گڈ گورننس تھی. اور پاکستان میں ترقی کا دور ایک شروع ہو چکا تھا. 1991 کا آپ دور ذرا یاد کریں ابصار صاحب, کہ موٹر ویز بن رہی تھی, سڑکیں بن رہی تھی, اور اس کے بعد پھر ہر شعبے میں یعنی انڈسٹری جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی, انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی تھی. تو اس نے پاکستان میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا, اور وہ مومنٹم اگر چلتا رہتا تو آج ہم بھی ترکی سے کم نہ ہوتے اور اپنے خطے میں سب سے آگے ہوتے. 1997 کا دور آیا پاکستان کی سرحدوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اور مضبوط بنانے کے لیے, پاکستان کے دفاع کو اللہ کے فضل و کرم سے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں دھماکے بھی کرنے پڑے. ہم نے دھماکے کر دیے. ایک طرف ہم نے اکانومی کو بھی اپنا ٹھیک کرنے کی کوشش کی 1990s میں, اوائل میں پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اور پاکستان کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ 7.7% تک چلی گئی تھی. اگر وہ رفتار برقرار رہتی, آج پاکستان میں ماشاءاللہ خوشحالی ہوتی, بے روزگاری کا عملاً خاتمہ ہو چکا ہوتا. لیکن ہمارے جو یہ آئی ہیں مارشل لاء کے دور آئے ہیں, آمریت جو پاکستان میں آئی ہے, ڈکٹیٹرشپ جو آئی ہے, اس نے پاکستان کو پھر وہیں پہنچا دیا جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا سفر. یہ اللہ کرے کہ یہ جو ہے نا یہ سلسلہ جو ہے یہ بند ہو, آئین قانون کی حکمرانی ہو پاکستان کے اندر, اور یہ ملک جو ہے نا یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے پیچھے نہیں رہے گا. ابھی ہم نے یہاں پہ ٹرکش آپ نے دیکھا ہے بزنس مین سے بھی ہم نے ملاقاتیں کی, وہ بڑے کین ہیں, خواہش مند ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور آ کے وہاں پاکستان میں انویسٹ کریں. ان حالات کے باوجود وہ خواہش رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بڑا حوصلہ ان کا کہ اس طرح کے پاکستان کے حالات کے باوجود ان کی خواہش ہے کہ ہم پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. وہ کراچی لاہور موٹر وے میں بھی انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگانے کے میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اور وہ ادارے مل کر یا وہ اپنے طور کے اوپر بھی یہ کام اگر کریں گے تو پاکستان میں انشاءاللہ ترقی ایک دفعہ پھر تیزی سے آگے. لیکن